नहीं होगा, सफल जरूर होगा। आप विश्वास रखें और निश्चय करके जाएं, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को सफल होने में समय लगता है। इसलिए आने वाले समय में 19 दिसंबर 2002 में हमारे संविधान में एक नया संशोधन किया गया जो 86 नंबर था। 86वें संशोधन के तहत संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार में लाया गया, जिसके अनुच्छेद 21 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू की गई। अनुच्छेद 45 के तहत जो 6 वर्ष से छोटे बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा और पोषण की व्यवस्था की गई। और अनुच्छेद 51 के तहत उन माँ बापों के लिए पाबंद किया गया, उनके अधिकारों में दिया गया कि बच्चों को शिक्षा का अवसर दिलाएं। आज हम देख रहे हैं जगह जगह स्कूल खुल गए हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों की स्थिति बदतर है। कारण क्या है? क्योंकि उनके पद भरे हुए नहीं है, इसलिए उनमें आम आदमी बच्चों को भेजना नहीं चाहता। और जो पैसे वाले लोग हैं वो निजी स्कूलों में 1-1 लाख रुपए फीस देकर के महीने की अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। आप सोचिए, जब ये शिक्षा महंगी हो जाएगी, सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, जब शिक्षा पूरी तरह जैसे अन्य क्षेत्र, रेलवे निजी क्षेत्र में दे दिया, संचार क्षेत्र निजी क्षेत्र में दे दिया, बिजली विभाग को निजी क्षेत्र में दे दिया, वो दिन दूर नहीं जब हमारी एजुकेशन भी निजी क्षेत्र में चली जाएगी। जिस दिन ये एजुकेशन निजी क्षेत्र में चली जाएगी, हम आम आदमी की हिम्मत नहीं अपने बच्चों को हम शिक्षा दिला पाए। और शिक्षा यदि नहीं है तो आपका विकास भी नहीं है। इसलिए आपको आपके मजबूत होना होगा। ये धार्मिक आडंबर, ढोंग, अंधविश्वास, इनसे दूर हट करके अपने आप को मजबूत करना होगा। ऐसा कोई आदमी नहीं दुनिया में जो अपने बीते हुए कल को खरीद सके, और ऐसा कोई गरीब आदमी नहीं जो आने वाला कल नहीं बदल सके। यदि आपने अंधविश्वासों को दूर कर दिया, हमारा युवा वर्ग डीजे का विरोध करता है, कई जगह मैंने देखा। समय के अनुसार हर चीज में बदलाव होता है। हमारे रोजगार के दूसरे क्षेत्र ढूंढिए आप, जिन चीजों से प्रदूषण फैलता है। गर्भवती महिलाओं के गर्भपात हो जाता है डीजे की धमक से, बुजुर्ग आदमी का अटैक आ सकता है, ये बहुत बड़ा प्रदूषण है। और हमारा आर्थिक लाभ नुकसान भी इसमें होता है। क्यों नहीं ऐसी कुरीतियों को हम दूर भगाएं? इसलिए हमें ये सोचना होगा और यहां से निश्चय करके जाना होगा, क्योंकि एक इच्छा कुछ नहीं करती, एक निश्चय कुछ बदलता है। लेकिन हम प्रण करके जाएंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। आप इतने महानुभाव यहां बैठे हुए हैं, यदि आज ये प्रण करके जाए कि कोई इनको माने न माने, मैं मेरे घर से मानूंगा। हमारे गांव में जितने भी अवैध ठेके थे, आज से 20 दिन पहले हटा दिया उनको, अवैध ठेकों को हटा दिया। अब हमारे गांव में कोई शराब नहीं बिकती है। और धीरे धीरे जो सरकारी ठेके हैं, मैं इनको हटाने का सीधा सा उपाय, आप अपने गांव में इनको जगह मत दीजिए। जब कहां खोलेंगे ये जगह? तो हमसे ही लेते हैं। आप इनको अपना कोई घर, मकान, खेत मत बताइए, ये ठेके नहीं चला सकते। और जो भी ठेका चला उसको पाबंद कीजिए। इसी प्रकार नुक्ता फिरता है, आप इन चीजों को पाबंद लगाइए। आपके विभिन्न प्रकार के बिंदु इसमें लिखे हुए हैं। और आपको यदि, जैसे अभी एक साथी कह रहे हैं कि भाई धार्मिक चीजें तो हमें बहुत जरूरी है। हम शुरू से प्रकृति पुजारी रहे हैं, धर्म को हमने पूरी तरह माना है। लेकिन क्या आपको पता है, करोड़ों वर्षों से ये 36 करोड़ देवी देवता है, क्या इन्हें आपका उद्धार किया? आपको पता है भीमराव अंबेडकर को शिक्षा ग्रहण नहीं करने दी, स्कूल के बाहर बैठाया गया था। इसके बावजूद भी उसने दिन रात मेहनत करके 31 विषयों में डिग्री धारण करके आज अमेरिका और इंग्लैंड के प्रत्येक यूनिवर्सिटी में जाएंगे, भीमराव अंबेडकर की तस्वीर मिलेगी। और हमारे देश में भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को खंडित किया जा रहा है। ये कौन लोग कर रहे हैं खंडित? ये वही लोग कर रहे हैं जो नहीं चाहते कि हमारा वर्ग पढ़े, एक शूद्र वर्ग, एक आदिवासी वर्ग शिक्षित होकर के जाए, हमारा सामना करे। इसलिए इन चीजों को छोड़ रहे हैं। तो हमारी शिक्षा पर हमें ध्यान देना होगा। और युवा वर्ग को विशेष रूप से जो नशे है, जिसको हमारे युवा वर्ग को जो गर्त में ले जा रहा है, क्योंकि नशा नाश है और जीवन बहुत खास है। यदि नहीं छूटा तो आदमी जिंदा लाश है। इसलिए इसको दूर हटाइए आप, और आज से संविधान का अध्ययन करना शुरू कीजिए, क्योंकि सब समस्याओं का समाधान संविधान है। संविधान में सारी समस्या, क्योंकि उसमें शिक्षा है। इसलिए मैं बार बार कहना चाहूंगा कि संविधान का अध्ययन कीजिए, हमारे अधिकारों को जानिए। ये रुतबा मेरे सिर को तेरे संविधान से मिला है, ये रुतबा मेरे सिर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो उनके मुकद्दर से मिला होगा, मगर हमें तो ये मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। जय जवाहर, जय भारत। मीणा समाज महासभा धौलपुर द्वारा मीणा समाज सुधार हेतु एक विशाल मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है।
इसमें समाज में फैली हुई विभिन्न प्रकार की कुरीतियों का, जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं समाज में, उनके निवारण हेतु यह मीटिंग आयोजन किया गया है। इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। आज समाज बंधुओं को इस पर निर्णय लेना है कि जो कुरीतियाँ हैं हमारे समाज में फैली हुई हैं, विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ, जो सभी आपके सामने यहाँ पर चस्पा कर दी गई हैं, उन कुरीतियों को आम समिति बना करके एक एक कुरीति को पूरे समाज की जाजम से समाप्त करने का निर्णय लिया जाएगा, ताकि आने वाले समय में जो हमारा समाज इन कुरीतियों में फंसा हुआ है और एक अंधकार की तरफ जा रहा है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे समाज के लोगों की जिम्मेदारी है, वर्तमान कार्यकारिणी की जिम्मेदारी है कि समाज में आज जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जिनकी वजह से समाज एक ऐसी दिशा और ऐसी जगह पर पहुंच गया है कि वहाँ से निकलना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। और हम लोग आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो पूरे राजस्थान में चल रहा है कि किसी तरह से जो हमारे समाज के अंदर कुरीतियाँ हैं उनको ख़त्म किया जाए, आपसी सहमति बना करके किया जाए। इसी उपलक्ष्य में आज दिनांक 12/3/2025 को मीनेश्वर धाम मंदिर भिंडीपुरा बिजौली पर पूरे ज़िले के अंदर प्रचार प्रसार किया गया। व्यक्तिगत तौर से भी लोगों के साथ संपर्क किया गया और जहाँ भी हमारी कमेटी या हमारे कमेटी के जो भी सदस्य बाहर मीटिंगों में गए, वहाँ भी सूचना करके आए कि हमारी महापंचायत में आप पधारें। अब धीरे धीरे समय होने को जा रहा है, हमारे समाज के बंधु आ चुके हैं, तो सबसे पहले किसी भी कार्य के संचालन के लिए एक अध्यक्ष की ज़रूरत पड़ती है। आज इस महापंचायत के संचालन के लिए अध्यक्ष महोदय का नियुक्त होना है, एक सेक्रेटरी साहब का जो उनके निजी सचिव होंगे उन्हीं नियुक्ति होनी है और उनके सानिध्य में इस महापंचायत का आयोजन होना है। और इसकी जो आज की जो क्रियान्वयन है उसको हम शुरू करेंगे। मैं आप सभी बंधुओं से थोड़ा अनुरोध करूंगा, यह जिला आपका है, यह समाज आपका है और इसमें जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं उसके बाद में बहुत बढ़ चढ़ करके इनके बारे में सब लोग अवगत हो चुके हैं। कृपया करके यहाँ पर इन कुरीतियों के बारे में उलझन पैदा न करें। केवल और केवल हमें उनके निदान के लिए कि इनकी किस तरह से निदान हो सकता है, ये किस तरह से ख़त्म हो सकती हैं, उन पर विचार करना है और आम जनता द्वारा, आम समाज द्वारा उनका निर्णय लिया जाएगा और वो कानून बन जाएगा, ताकि वो कुरीति हमारे समाज से निकल जाएगी और एक सभ्य समाज की श्रेणी में हम लोग आ जाएंगे। क्योंकि आज समाज इतना फिजूल खर्च में पहुंच गया है, इतने व्यसनों में पहुंच गया है कि आज हमारे जो अभिभावक हैं, बेचारे जो माँ बाप हैं, वो इस कंडीशन में हैं कि करें तो क्या करें। ये जो परिस्थितियां हमारे समाज में पैदा हुई हैं वो आज एकदम नहीं हुई हैं, उसके पीछे कारण है, वो सभी विदित हैं। तो आज आप सभी लोग ससम्मान बैठें, आपको बहुत अच्छी तरह से आमंत्रित किया गया है और बिंदु बिंदु से ये जो कुरीतियाँ हैं उनके बारे में मंच से आपको अवगत कराया जाएगा और उसके निदान के लिए जो भी वक्ता बोलेगा वो कमेटी के लिए यहाँ पर एक पर्ची देगा और जब कमेटी उसका निर्णय करेगी तभी वो इस मंच पर आएगा। डायरेक्ट
किसी भी को बोलने का यहाँ अधिकार नहीं होगा। कमेटी, आप लोग कमेटी में पर्ची देंगे और कमेटी उसका निर्णय करेगी। ऐसी हमारी कमेटी की ओर से निर्णय हुआ है। तो सबसे पहले आज के संचालन के लिए आपसी विचार विमर्श चलता है कि अध्यक्ष बनाया जाए और एक सेक्रेटरी बनाया जाए और एक कमेटी गठित की जाए। जब तक आम लोग आ जाएंगे, बाहर के लोग भी आ जाएंगे। धन्यवाद। भाई साहब, तो पहले जी नहीं, हम ही करेंगे संचालन। एक मिनट रहो, अभी तो जब ही तो होगा, पहले अध्यक्ष चुनने दो। उपस्थित मेरे मीणा समाज के समाज बंधुओं, धौलपुर जिले के अलावा अन्य सभी तहसीलों से पधारे हुए मेरे समाज के बुद्धिजीवी जो यहाँ पर आकर पहुंच चुके हैं, उनका इस धौलपुर की पावन धरा पर बहुत बहुत हार्दिक वंदन और अभिनंदन। मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे पंच पटेल आदरणीय अभी इस प्रांगण से बाहर हैं, वो अंदर आकर प्रांगण में अपनी जो जगह है उसे ग्रहण कर लें, आकर बैठ जाएं। थोड़ी देर में विधिवत रूप से, जो कि एक हमारे महामंत्री जी ने भी बताया था कि किसी भी बड़ी महापंचायत जिसमें समाज सुधार जैसी कुरीतियां हों, उनके पूर्ण निस्तारण की व्यवस्था को आगे कैसे संचालित किया जाए, उसके लिए उस महापंचायत का एक गणमान्य व्यक्ति, महापंचायत में सभापति कौन, अध्यक्षता, और उसके साथ साथ में उसमें जो राइटिंग का पूरे बिंदु हैं विधिवत रूप से लिखें, सेक्रेटरी, और उसके साथ साथ में इस महापंचायत के मंच संचालन की जो जिम्मेदारियां हैं उनका वितरण यहाँ किया जाना जरूरी है। जो दायित्व है उनका निर्वाह उसी के हिसाब से चलेगा। तो हमारे जो बुद्धिजीवी पंच पटेल यहाँ हमारे बीच में हैं, उन्होंने जो कार्यकारिणी है उसका संशोधन करके, और जो पदाधिकारी हैं आज इस पूरी महापंचायत में कौन किसकी जिम्मेदारी क्या रहेगी और किस तरह से इस समाज जिसमें अनेकों कुरीतियां प्रचलित हैं, फिजूल खर्ची है, उस पर किस तरह से हम सब मिलकर एक सूत्र में बंधकर और अपने समाज को उज्जवल भविष्य की ओर, प्रगति के पथ की ओर, युवाओं के बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकते हैं, इसकी अभी थोड़ी देर में ये विधिवत रूप से शुरुआत होगी। और सबसे पहले हमारे जो महापुरुष हैं उनके सामने दीप प्रज्वलन भी किया जाएगा। तो थोड़ी देर में, अब मुश्किल से 5-10 मिनट में, ये बिंदुवार तरीके से, जैसा कि आपको बताया आदरणीय महामंत्री जी कल्याण प्रसाद जी पवेनी ने, कि ये जो आपके सामने एक इधर बैनर लगा हुआ है प्रस्तावित बिंदुओं का, और एक सामने भी लगा हुआ है, इन सभी बिंदुओं पर बिंदुवार चर्चा होगी और समाज की पूर्ण सहमति से किस फिजूल खर्ची कुरीति को पूर्णतः प्रतिबंध किया जाना है, वो अभी यहाँ पर सब विधिवत होगी। अभी महामंत्री जी आपके सामने आज की इस कार्रवाई की पूरी रूपरेखा को आपके सामने बताएंगे। महामंत्री जी कल्याण प्रसाद जी। हेलो हेलो, सभी समाज बंधुओं को जो बाहर बैठे हुए हैं
उनसे अनुरोध किया जाता है कि आप लोग इस मीनेश्वर भगवान के प्रांगण में पधारें, क्योंकि मीटिंग का शुभारंभ हो रहा है। तो आप ससम्मान जहाँ पर आपने आपकी बैठने की व्यवस्था की है वहाँ पर आप पधारें। आज दिनांक 12 मार्च 2025 को मीन भगवान के मंदिर प्रांगण में समाज सुधार हेतु महापंचायत का आयोजन किया गया है। इसमें आम सहमति बनाकर सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन पर विचार किया जाएगा। इसके संचालन में आज की मीटिंग का जो संचालन किया जा रहा है उसमें पूरी कार्यकारिणी की आम सहमति से श्री किशन सिंह मीणा जी अध्यक्ष, मीणा महासभा धौलपुर को अध्यक्ष बना गया है। आज के सभापति डॉक्टर रामस्वरूप मीणा जी मोठियापरा को बनाया गया है। उप सभापति हमारे एक अतिथि बहुत ही उच्च कोटि के प्रवक्ता प्रोफेसर हेमराव जी को बनाया गया है। संचालन की जिम्मेदारी स्वयं मेरी, क्योंकि मैं समाज का वर्तमान महामंत्री हूँ, इसलिए इसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई है। और दिनेश जी बिलोनी वाले जो हमारे समाज के कोषाध्यक्ष हैं, दोनों संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। सचिव जो आज की सचिव का काम करेंगे उसमें सुरेश जी उमरे जो पूर्व में हमारे समाज के मंत्री थे, और श्रीमान सियाराम डीओ साहब खरौली, वो भी पहले हमारे समाज के महामंत्री रह चुके हैं, उनकी नियुक्ति की गई है। अतः पूरा समाज ताली बजा करके आज के इन पदाधिकारियों का स्वागत करें। आज की सभा का विधिवती रूप से जो शुभारंभ किया जा रहा है उसके लिए हमारे जो आज के अतिथि हैं वो यहाँ से चल कर के, और जो हमारे चित्रपट हैं हमारे डॉक्टर भीमराव जी जो हमारे संविधान के रचयिता थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और आदिवासी नेता बिरसा मुंडा जी, उन पर माल्यार्पण करेंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे और आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। आज की मीटिंग के अभी बताए थे महामंत्री जी ने, उनसे आग्रह करेंगे कि हमारे आदिवासी जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के जो महापुरुष रहे हैं उनके समक्ष पुष्पार्पित कर और आज के इस समाज सुधार महापंचायत की विधिवत शुरुआत अभी की जा रही है। जैसा कि आदरणीय महामंत्री जी ने बताया कि आज के इस महापंचायत की जो अध्यक्षता है वो आदरणीय किशन सिंह जी कांकरेट, और सभापति के तौर पर आदरणीय डॉक्टर रामस्वरूप जी मोठियापरा, और उप सभापति के तौर पर आदरणीय प्रोफेसर हंसराज जी जो कि सपोट्रा से आते हैं, हेमराज जी जो कि सपोट्रा से आते हैं, और साथ में हैं जो आज की इस पूरी जो महापंचायत होगी उसमें जो भी बिंदु प्रस्तावित हैं और उनको सर्व समाज किन बिंदुओं को पूर्ण प्रतिबंध की ओर, कौन सी कुरीतियों को कहां तक ले जाना चाहता है, कितना कसना चाहता है बीना के तारों को, उन सब की जो रिकॉर्ड मिनट टू मिनट लिखने का जो कार्य है वो हमारे इस धौलपुर समाज के दो पूर्व महामंत्री आदरणीय सुरेश जी उमरे और आदरणीय सियाराम जी खरौली करेंगे। और थोड़ी देर में धौलपुर मीणा समाज की ये समाज सुधार की महापंचायत बिंदुवार तरीके से आपके समक्ष होगी। हम और आप जानते हैं कि हर वक्ता समाज सुधारक
उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है कि मैं एक बिंदु से लेकर और सारे बिंदुओं पर अपना सुझाव समाज के समक्ष रखूं। लेकिन हम और आप जानते हैं कि हर जगह समय की एक पाबंदियां होती हैं। एक वक्ता यदि प्रत्येक बिंदु पर बोलेगा तो आप भी बार बार वही कुछ चीजें सुनेंगे, इसको हम कहेंगे पुनरावृत्ति, तो उसमें समय जायज ना हो। इसके लिए कमेटी उस दिशा की तरफ जा रही है कि जो प्रस्तावित बिंदु हैं उनमें से एक बिंदु को लिया जाए और उस पर पूरा समाज मिलकर बात करे और जो वक्ता हैं वो यहाँ पर बोलें और समाज की राय लें कि क्या ये पूर्णतः प्रतिबंध समाज में किया जाना चाहिए। सर्वसम्मति यदि उसकी आती है कि ये पूर्ण प्रतिबंध होगा तो आज इसी पंडाल में उसको पूर्ण प्रतिबंध के साथ रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जाएगा। तो इस तरह क्रमबद्धता से बिंदुवार तरीके से इस पूरी महापंचायत को संचालित किया जाएगा, जिससे एक वक्ता के बाद दूसरे वक्ता को उसी बिंदु पर ज्यादा समय खर्च करने की आवश्यकता ना हो। फिलहाल हमारे जो आज की सभा के पदाधिकारी हैं वो हमारे महापुरुषों के समक्ष माल्यार्पण पुष्प अर्पित करके अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। मैं आदरणीय महामंत्री जी से आग्रह करूंगा, कल्याण प्रसाद जी से, कि वो आए और अब बिंदुवार जो श्रृंखला है आदरणीय सचिव जी दोनों ही और साथ में जो कमेटी प्रस्तावित है आदरणीय अभी आपके सामने जो हमारे कोषाध्यक्ष दिनेश जी थे, उन्होंने आपके सामने समाज के बारे में ये चीजें बताई। अब इसके संचालन के लिए एक कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है। इसके बाद में जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, उसका विधिवत रूप से शुभारंभ होगा। अभी हमारे बीच में हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष रघुवीर मीणा जी पधार चुके हैं। अब हमारी जो समिति है, हमारे जो मीना समाजी कार्यकारिणी बैठी हुई है वो समिति बना रही है। 10-5 मिनट लगेंगे। इसके बाद में इस जो मीटिंग है उसका आयोजन किया जाएगा, शुभारंभ किया जाएगा। अभी एक आपको इसके संचालन की जो कमेटी बन रही है, जिस बिंदु पर जिस वक्ता द्वारा बोला जाएगा, सबसे पहले वक्ता अपना नाम कमेटी को देगा और कमेटी तय करेगी। उसके बाद ही वक्ता यहाँ बोल पाएगा। यहाँ से कुरीतियों का जो चार्ट बना रखा है, हमें कुरीतियों के बारे में नहीं बताना है, क्योंकि कुरीतियाँ बहुत दिनों से चली आ रही हैं। हर आदमी कुरीतियों के बारे में जानता है, उसमें हमें ज़्यादा नहीं उलझना है। हमें केवल और केवल यह करना है कि इनके निवारण के लिए क्या किया जा सकता है, ताकि इस कुरीति को हमारे समाज से बाहर निकाला जा सके। यह है, इसमें हमें कुरीति पर उलझना नहीं है। हमें केवल और केवल उसका उपचार करना, उस बीमारी का, उस बीमारी से निकलना। हमें यहाँ पर जो भी वक्ता आएगा केवल अपने विचार रखेगा और अभी कमेटी निर्णय करेगी कि वक्ता को कितना समय दिया जाए। 3 मिनट का, 5 मिनट का, जो भी समिति करेगी उसके बाद ही कमेटी अभी इस पर विचार कर रही है। और उतने जो समय दिया है उस समय में आप अपना केवल जो भी विचार हैं आपके, आप समाज के संग समक्ष रख सकते हैं।
और इस जो हमारे समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं उन पर बारी बारी से उनके निस्तारण हेतु जो सुझाव आएंगे वो आम पब्लिक की राय से, कमेटी नहीं करेगी, आम पब्लिक की राय से। जब हम सम्मिलिटी गए थे महुआ के पास में मीटिंग में, तो ये जो नियम बनाए हैं महुआ में बनाए थे। पूरे राजस्थान के आदिवासी मीणा समाज की मीटिंग, बृहद मीटिंग थी, उसमें अध्यक्ष महोदय और स्वयं मैं भी गया था। तो वहां पर जिस तरह से जो निर्णय लिया गया था, तो निर्णय जो भी था वो आम जनता से राय ली गई कि आप इसके बारे में यह निर्णय लिया जा रहा है, आप हाथ खड़ा करके और हमें समर्थन दें, तभी वो कानून पारित किया जाएगा। वही चीज हमने यहाँ रखी है। केवल यहाँ पर एक समीक्षा होगी और समीक्षा के बाद में ही उस पर विश्लेषण होगा और उसके बाद में आम जनता की राय से उस पर मोहर लगेगी। लाखन जी मास्टर साहब बरौली, जो हमारी मीना समाज कार्य समिति के सदस्य हैं, ससम्मान यहाँ पधारे। बिसान जी छिंगापरा जी, आप भी मीना समाज महासमाज समिति के सदस्य हैं, क्योंकि आपका कमेटी में स्वागत है, आप यहाँ पधारे। अखिल भारतीय मीना समाज महासभा धौलपुर, मीणा समाज सुधार महापंचायत, इसमें प्रस्तावित बिंदु आपके सामने संलग्न है। एक बार इन बिंदुओं के बारे में अभी एक बार पूरे समाज को बताया जाएगा, फिर बारी बारी से एक एक बिंदु पर यहाँ वक्ताओं को बोलने का अवसर दिया जाएगा और उसके बाद में आम जनता की राय लेकर के उसको अमली जामा पहना जाएगा। हमारे जो प्रस्तावित बिंदु हैं हमारे समाज के, जो हमारे समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूं कि हमारे समाज में जो व्याप्त कुरीतियां फैली हुई हैं, देखिए आज के जो प्रस्तावित बिंदु हैं जिन पर विचार विमर्श किया जाएगा वो इस प्रकार से हैं। पहला बिंदु, शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार, ये हमने पहला बिंदु लिया है, शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार। दूसरा बिंदु है नशा मुक्ति समाज। हमारे समाज में जो विभिन्न प्रकार के नशे चल रहे हैं, जैसे हमारी युवा पीढ़ी जबरदस्ती से उसमें घुस रही है, इससे हमारे परिवारों की बर्बादी हो रही है। इस पर गहनता से चिंतन करना, मनन करना है और आप सभी लोगों को उस पर विचार करके और उसकी रोकथाम के लिए उपाय करने हैं। तीसरा बिंदु है अंधविश्वास और पाखंडवाद मुक्त समाज। इस पर विचार होना है। ईश्वर है, ईश्वर को लोग मानते हैं, ईश्वर सत्य है, प्रकृति ही ईश्वर है,
यह बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे कर्म हैं जो हमें यही नहीं पता है क्या रहा है, और हम लोग नाजायज पैसे खर्च करते रहते हैं। उस पर हमें विचार करना है, उनको धीरे धीरे हमें समाप्त करना है और आगे शिक्षा की तरफ बढ़ना है। शिक्षा और शिक्षण संस्थाओं में सुधार हेतु जो सबसे बड़ा पॉइंट है शिक्षा। केवल शिक्षा ही एक ऐसा गुण है जो किसी भी तबके को जीरो से हीरो बना सकता है। बंधुओं, आज आपने देखा है, अगर लगन गरीबी के बच्चे में है, आज आपके प्रत्यक्ष सामने वो बहुत अच्छी मंजिल पर बैठा है, क्योंकि उसके पास शिक्षा थी। संसाधन नहीं थे, शिक्षा थी। तो शिक्षा से बड़ा गुण कुछ नहीं है, और शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा करना है हमें। अनिवार्य शिक्षा का मतलब है कक्षा 1 से 12 तक, 1 से 12 तक हमको हमारे बच्चा बच्चियों को निश्चित तौर से पढ़ाना है, क्योंकि जमाना शिक्षा का और कंप्यूटर और विज्ञान का युग है। इसलिए शिक्षा अनिवार्य है, और इसके सुधारने के लिए एक मेरी जिम्मेदारी नहीं, एक विशेष व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, यह जो गांव की कमेटियां हैं उनकी जिम्मेदारी है। विद्यालय आपका है, बच्चे आपके हैं, कर्मचारी सरकार के हैं। सरकार पैसे देती है, लेकिन हमारे अंदर जो कमियां हैं वो यह है कि हम अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और ना ही हम हमारे विद्यालय की तरफ ध्यान देते हैं। तो इसमें चर्चा होनी है, यह सबसे ज्वलंत विषय है, और हम इसी से आगे बढ़ेंगे। आज जो हमारा समाज इस कंडीशन में दिख रहा है वो शिक्षा का ही खेल है। शिक्षा ने ही आपको यहाँ तक पहुँचाया है। इसके बावजूद भी इस पर बहुत चिंतन मनन करने की जरूरत है। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर अश्लील वीडियो अभद्रतापूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये आजकल जो सोशल मीडिया चल रहा है, इससे हमारे जो बच्चा बच्ची हैं बहुत बिगड़ रहे हैं। तो हम ये चाहता है, इस पर बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर पूरे समाज को निर्णय लेना है, और इससे हमें निजात लेनी पड़ेगी। नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ी आपके सामने इस तरह के भंवर जाल में फंस जाएगी कि आने वाली पीढ़ी का बिल्कुल खात्मा हो जाएगा। इसके साथ ही युवाओं में आपराधिक प्रवृत्ति में सम्मिलित होने पर समाज द्वारा सख्त कार्रवाई। इसका मतलब यह है कि जब बच्चे हमारे हैं और हम शुरू से उन पर ध्यान नहीं देते हैं, कच्चे घड़े पर मिट्टी ठहरती है, जब घड़ा पक जाता है तो मिट्टी नहीं ठहरती है। वही स्थिति यहाँ आ गई। हाँ सरपंच साहब, हाँ चालू हो रही है सब। एक मिनट, नहीं अभी चालू हो रही है, बस चालू हो गई, बस अध्यक्ष तो हो गए और उसका शुरुआत हो गई कुल बात है। हाँ अभी हो गए, 300 तो हो गई करीब, अब बढ़ रही संख्या बढ़ रही है। ठीक है, आज पधार सरपंच साहब हैं। हाँ प्रधान आ जाओ, आ जाओ, ठीक है, आ जा भैया, आ जा, ठीक है। आप एक मोबाइल बंद कर दो, तू बोलोगे हमारे जो वॉलेंटियर हैं, जिनके कंधों पर ट्रैफिक व्यवस्था की जिम्मेदारी है, कृपया करके जो बाहर से गाड़ियां आ रही हैं 4 व्हीलर, उनको विधिवत तरीके से लगवाएं, मोटरसाइकिलों को भी विधिवत तरीके से लगाएं, और जो भी व्यवस्थाएं हमारे आगंतुक मौके जो आसपास खड़े हैं, हमारे वॉलंटियर इनको ससम्मान इस प्रांगण में बिठाने का कष्ट करें। बंधुओं,
आज हमारे जो युवा हैं उनमें इस तरह की प्रवृत्तियां बढ़ गई हैं जिनसे निजात पाना हमारे समाज के लिए बहुत ही कठिन कार्य है, जिसमें शराब है, दारू है, गांजा है, ड्रग्स है, कोकीन है, हेरोइन है, पता नहीं कितने तरह के ये नशा जो चल रहा है आज की दुनिया में, इसमें हमारी पीढ़ी इसमें लिप्त होती जा रही है, परिवार खत्म होते जा रहे हैं और धीरे धीरे समाज में इस तरह की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, इससे हमारा समाज बहुत नीचा देख रहा है। हम देखते हैं थानों में तो मीणा, अगर कहीं झगड़ा कर रहे हैं तो मीणा, घर पे झगड़ा कर रहे हैं तो मीणा, तो ये हो क्या रहा है? इस पर आपको विचार करने की जरूरत है। इसके बाद में शादी ब्याह में जो फिजूल खर्ची है उस पर विचार होना है। अरे सुनो भाई साहब, अभी कमेटी बन रही है भाई साहब, थोड़ा सा अवगत करा देते, बच्चों नहीं कर रहे हम तो केवल। अरे सुनो सर जी, हेलो, एक मिनट सुनो एक मिनट रुको यार, कमेटी बन रही है, हम तक कौन से बोल रहे? अभी हम वक्ताओं की, जो भी वक्ता हैं हमारे समाज के, वो अपनी एक लिस्ट पे नाम लिख लें और उसको यहाँ तक पहुँचा दें। जो कमेटी है 31 सदस्यीय, वो कंप्लीट हो चुकी है और अब यहाँ से हम वक्ताओं को क्रमबद्ध बुलाएंगे और बिंदुवार ये चलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखें आप, हम सबकी मीटिंग है, ये पूरा समाज इस जाजम पे बैठा है। कहीं आपको लगता है कि ये कार्य और जल्दी होना चाहिए, सुझाव दें आकर कमेटी को, लेकिन अपना धैर्य और पेशेंस मेरे सभी बड़े बुजुर्ग युवा बना के रखेंगे, इस महापंचायत को सफल बनाने में अपना योगदान देंगे, ऐसा मंच की ओर से आप सभी से मेरा आग्रह है। अभी आपके सामने जो पदाधिकारी हैं उनके स्वागत के लिए मैं चाहूंगा कि हमारी जो कमेटी है वो माल्यार्पण कर, जो आज के इस महापंचायत के अध्यक्ष, उपसभापति, सभापति और सचिव हैं, उनको माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। जो कार्यकारिणी है, उन जो अभी 31 सदस्यीय बनाई है, जो आपकी पर्चियां आएंगी, उन बिंदुओं पर आपको जो बोलना है, सुझाव रखने हैं, वो मैं नाम आपको बता देता हूं। आदरणीय प्रीतम जी, उपाध्यक्ष मीणा समाज, आप अपना स्थान मंच पर ग्रहण करें, इधर आ जाएं। जो नाम है कमेटी के इस प्रकार हैं: श्री शेराम जी खरोली, श्री राम भरोसी जी बड़ा गांव, डॉक्टर मुकेश जी बिलोनी, श्रीमान बच्चन जी सरपंच चंद्रावली, श्री गुटुआ राम जी डोमई, श्रीमान अमरलाल जी छिंगापुरा, श्रीमान वासुदेव जी बिजोली, श्रीमान रामेश्वर दयाल जी कुरगमा, आदरणीय रणसिंह जी लीलोटी, आदरणीय लज्जाराम जी कांकरेट, श्रीमान रामलखन जी कचपुरा, आदरणीय रामनाथ जी उमरे, श्रीमान जगदीश जी रावत कांसोटी खेड़ा, आदरणीय राधेलाल जी उमरे, आदरणीय हमारे पूर्व अध्यक्ष रघुवीर जी बरौली, आदरणीय लाखन जी गुरु जी बरौली, आदरणीय ओमवीर जी कंचनपुरा, श्री रामबाबू जी रेरई, आदरणीय केशव जी सिंगोरई, श्रीमान मोतीलाल जी सुनीपुर, आदरणीय भरतलाल जी सरपंच साहब उमरे, आदरणीय रामेश्वर दयाल जी खिन्नौट, आदरणीय बाबूलाल जी सरपंच साहब मई, आदरणीय कमल सिंह जी, श्री अजय डिगोडी जी, आदरणीय डीपीएस भाई देवेंद्र प्रताप जी, आदरणीय मनु जी जयन साहब कुरगमा, आदरणीय बच्चन सरपंच जी खोखला, आदरणीय राजेश जी सरपंच साहब खानपुर, आदरणीय बच्चू सिंह जी रावत और आदरणीय धर्म सिंह जी अध्यापक मही। ये जो 31 सदस्यीय कमेटी है, आप यहाँ पर जो भी वक्ता बोलेंगे, जो नियम लागू होंगे, ये जिले स्तर की एक तरह से कमेटी है जो इस महापंचायत में गठित की गई है, और जो भी बिंदु यहाँ से पारित होंगे, भविष्य में भी इस कमेटी की बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है, क्योंकि इसका जो लागू होने का है वो तो ग्राम इकाई गठित होंगी, वो सारी चर्चा होंगी। अभी मैं आग्रह करूंगा आदरणीय अध्यक्ष जी, उपसभापति, सभापति जी को उनको माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें और
इसका संचालन जैसे, और जो वक्ता हैं हमारे, वो बिंदु आपके सामने निर्धारित हैं। आप अपना नाम और इस बिंदु पर बोलना चाहते हैं वो अपनी जो एक स्लिप है नाम में लिखकर वो कमेटी तक पहुंचा दें। कमेटी जैसे अनुमति देगी उस स्लिप की आपका यहाँ से उच्चारण होगा और आप यहाँ आकर अपना जो भी समाज सुधार में आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर रामस्वरूप जी मोठियापरा, जो कि आज की इस महापंचायत, समाज सुधार महापंचायत के सभापति के पद पर विराजमान हैं, और साथ में ही आदरणीय उपसभापति प्रोफेसर हेमराज जी उनके साथ हैं। इनका हार्दिक स्वागत। उम्मीद करते हैं कि इनकी सभापतित्व में आज ये महापंचायत बहुत बेहतर सफल होगी। माल्यार्पण कर आदरणीय अध्यक्ष जी बागी स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। तो अभी जो भी वक्ता हैं, चाहे वो वक्ता हमारी इस कार्यकारिणी में इधर बैठे हों, कहीं भी हों, अपनी जो स्लिप है वो हमारी इस कार्यकारिणी तक पहुंचा दें। अभी मैं सबसे पहले आप सभी के समक्ष इस सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिनके कंधों पर इस महापंचायत की दी गई है, जो इस समाज सुधार महापंचायत में सभापति के पद पर दायित्व निभाएंगे, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप यहां बैठी समाज गंगा को आदरणीय डॉक्टर रामस्वरूप जी मंच पर आएं और संबोधित करें। उससे पूर्व आदरणीय सचिव जी, पूर्व महामंत्री जी, और उनका माल्यार्पण कर स्वागत कर दें। पूर्व जिला महामंत्री आदरणीय सुरेश जी और आदरणीय श्रीराम जी। चलो रहने दो। आदरणीय आज की इस महापंचायत के सभापति डॉक्टर रामस्वरूप जी। सम्मानीय समाज, सबसे पहले तो मैं समाज के सभी बुजुर्गों को, समाज के सभी भाइयों को जो धौलपुर जिले से बाहर से भी आए हुए हैं, उनके चरणों में मैं मेरा शीश झुकाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इस सभा की, इस महासभा की सभापति होने की जिम्मेदारी दी। इसके लिए मैं आप सभी समाज का बहुत बहुत आभारी हूँ, हार्दिक आभारी हूँ। एक समय में एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी मीटिंग में भाई बोले, बड़े संजीदगी से अपने विचार रखें, किसी तरह का कोई अनर्गल शब्द ना करें, किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी ना करें, ऐसे किसी छीटाकशी ना करें। ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। जो भी है बड़े संयम से बोले, हर शब्द का अलग अलग मायने होता है, किसी को बुरा ना लगे, किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे, ऐसी कोई बात ना कहे। ये सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, इसलिए इसको ध्यान पूर्वक आप सब सुने और बड़े संयम से अपने विचार रखें। ये समाज, सभी मेरे कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये समाज आप लोगों की तरफ बड़ी उस वेदभावी से देख रहा है कि ये समाज के ये लोग क्या निर्णय लेंगे, इसको कैसे कार्यान्वित किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नियम तो सरकार भी बनाती है, कानून बनते हैं, पर उन पर अमल नहीं हो पाता है, फेल हो जाते हैं नियम। नियम तो हर चीज के बने होते हैं। ये नियम हम छोटे से थे, जब से ये पंचायत चली आ रही थी, बड़े अच्छे नियम बनते थे। बारात में 51 आदमी जाएंगे, 5 गहने चीज बनेंगी, इतना ये होगा, पर आज तक कोई भी नियम सफल नहीं हुआ। नियम बने और नियम फेल हुए। तो मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़कर निवेदन है, ये पश्चिमी राजस्थान से शुरू हुई है ये मीटिंग है, अब ये आखिरी छोर है, ये धौलपुर जिला, इसमें ये आखिरी महासभा हो रही है। तो इसमें जो भी निर्णय हो वो ठोस हो, उन नियमों की पालना हो और सख्ती से उन पर निपटा जाए। अगर कोई भाई इन नियमों की अवहेलना करता है, चाहे वो भाई हो
चाहे रिश्तेदार हो, इसमें कोई भाई भतीजावार रिश्तेदारी नहीं निभानी पड़ेगी और सख्ती से उन नियमों की पालना करनी पड़ेगी। यही मेरा आपके चरणों में निवेदन है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सभापति जी। अभी हमारे जो व्यवस्थापक हैं, वॉलेंटियर हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। फिर भी हमारे सम्मानित जो पंच पटेल पधारे हैं उनमें से 2-3 4 व्हीलर हैं, मैं आग्रह करूंगा कि आप उनको सेटल कर दें। नंबर है RJ 14 31 15, RJ 11 15 44 और 69 71 61 45। थोड़ा व्यवस्थित वॉलेंटियरों के द्वारा यहाँ दी गई है पर्ची। अभी मैं आदरणीय जो हमारे वक्ता हैं वो अब यहाँ शुरू हो रहे हैं और बिंदुवार चलेंगे, लेकिन सबसे पहली बात वो है कि हम यहाँ नियम लागू कर देंगे, प्रस्तावित हो जाएंगे, हमारी कमेटी उनको सर्वसम्मति से लागू करेगी, लेकिन उनकी पालना कैसे होगी, क्या होगा? तो एक पर्ची हमारे सामने है जो कमेटी ने यहाँ प्रस्तावित की है, तो उस पर एक बिंदु है दंडात्मक प्रक्रिया या नियमों की पालना के लिए क्या प्रक्रिया हो सकती है, उसको लेकर हमारे बीच में वक्ता आ रहे हैं आदरणीय डॉक्टर मुकेश जी बिलोनी। वो अपना जो सुझाव है वो देंगे। स्वागत है आपका। हेलो, सबसे पहले मीणा समाज के दूर दराज से पधारे हुए सरदारों, मेरा दिल की गहराइयों से, हृदय से आपके चरणों में चरण स्पर्श। मेरे भाई, सबका स्वागत, अभिनंदन। समाज एक ऐसी जाजम है जहाँ ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, यहाँ भाई भाई, ना कोई जाजम एक ऐसी सरदारों की महफिल जहाँ से आपको एक संचालन की प्रक्रिया, आपको दिशा निर्देश, आपको जीवन जीने की सलाह, पूर्वज या बुजुर्गों की जो कहावत है, मेरे धूप से दौरे नहीं हुए, उस कहावत के पीछे भावार्थ होता है कि मैंने जीवन जिया, इतनी लंबी उम्र पाई, और उस लंबी उम्र में मैंने इतने उतार चढ़ाव देखे, और उस उतार चढ़ावों के बीच में ये हानि, ये लाभ हुआ। उस लाभ का और उस हानि का एक भावार्थ होता है कि मेरे बाल ये धूप से दौरे नहीं हुए। तो मैं सीधा जिस प्रक्रिया पे बोलना मेरा है, मैं दंडात्मक प्रक्रिया की बात करता हूं कि कोई अगर दोष या कोई गलती इस समाज में मानव व्यक्ति या मानव की रचना हुई है, वह गलती भी होती है और गलतियों का सुधार भी होता है, और जो सुधर जाए वही मानव रूपी है। गलतियों में जो सुधार ले जाए वही मानव रूपी है। तो दंडात्मक प्रक्रिया एक यहाँ कमेटी बनी हुई है। सबसे पहले जो भी दंड लागू हो वो इस कमेटी पर दुगना दंड लागू हो। इसमें सूत्र के हवाले से, जैसे आपने समाचार, पुलिस तंत्र, जो भी व्यवस्था ये कहते हैं, हमें सूत्रों से पता चला। सूत्रों का पता चलने का एक भावार्थ होता है कि उसका नाम गुप्त रखा जाता है, उसकी सूचनाएं छुपी हुई होती हैं, उसका नाम उजागर नहीं किया जाता। सूचना देने वाले आदमी को एक इनाम प्रस्तावित होगी, उसमें एक इनाम प्रस्तावित होगी। मेरा सभी संचालन या उसमें जो बैठे हुए लोग हैं वो बीच में ना बोलें। आप जाजम पे बैठे हो, आप इस आदमी को चुन के 2 बात बोलने की अनुमति दे रहे हो, उसके बाद बीच में तोड़ रहे हो। सबसे पहले दंड आप पर किया जाए, यह मेरा ऐसा मानना है, व्यक्तिगत है मेरा, जाजम की तरफ से नहीं है। मैं दंडात्मक प्रक्रिया फिर पहुंचता हूं। आपको जो सूचना मिलती है, आपको जिस सूत्र से सूचना दी जाती है, अगर कमेटी के सदस्य ने वो बात कमेटी पर नहीं रही तो वो जो दंडात्मक प्रक्रिया में दंड है वो 4 गुना हो जाना चाहिए। तीसरा, आपको सह मिलना आपका किसी कमेटी के सदस्य से जान पहचान या रिश्तेदारी है, अगर आपको ये पता चलता है उसकी कांख लगी हुई है तो उस पर भी भारी भरकम दंड की प्रक्रिया लागू होनी चाहिए। आपको
इन सारी दंडात्मक प्रक्रिया को अपने आप में समाज का एक अस्तित्व मानते हुए और उसी समाज का सदस्य मानोगे तो आपको हमेशा पूर्ण सहमति प्रदान की जाएगी। श्रीमान, ऊपर से यहाँ आए हुए बाहर के लोग या अतिथिगण या समाज के सरदार, इन सबको यहाँ मंच पर अपनी बात रखने का समय मिले, मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। धन्यवाद। जो पंचायत भाव धौलपुर जिले से बाहर से पधारे हैं, चाहे वो करौली जिले से हैं, दौसा जिले से हैं, सवाई माधोपुर से या भरतपुर, जहाँ से भी पधारे हैं, वो सभी मंच पर आने का कष्ट करें। ससम्मान मंच पर पधारे बाहर से जो आए हैं। एक कमेटी की तरफ से सुझाव आया है कि जो भी वक्ता यहाँ बोलेगा उसका 3 से 5 मिनट का समय, अधिकतम 5 मिनट का, 3 मिनट का समय दिया गया है। केवल आपको जिस विषय पर हम कहेंगे उस विषय पर ही बोलना है, आप दूसरे विषय पर नहीं बोलें। सबसे पहले हमारा जो बिंदु है नशा मुक्ति, जो भी वक्ता बोलेगा ये नशा मुक्ति जो हमारे समाज में बहुत बुरी तरह से इसने अपना घर कर लिया है, इससे हमारे समाज को किस तरह से मुक्ति मिल सकती है, किस तरह से हमारे समाज से नशा खत्म हो सकता है, केवल और केवल आपको निदान बताना है, उस पर चर्चा नहीं करनी है। कृपया करके जो भी वक्ता है, मात्र 3 मिनट का समय कमेटी ने दिया है। पहले कमेटी में आप लोग कमेटी में अपनी पर्ची देंगे, कमेटी निर्णय करेगी, जब भी आप यहाँ बोलेंगे। आदरणीय मेरे समाज के बुद्धिजीवियों, अभी आदरणीय आपके बीच में सीआई साहब श्री रामेश्वर जी गुरगमा, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि समाज सुधार की मुहिम में जो प्रस्तावित बिंदु हैं उनको समाज में किस तरह से उनकी पालना हो, क्या करें, और ये पूरा समाज एकजुट एक सूत्र में आकर और उनका एक साथ चलकर और आगे बढ़े। आदरणीय रामेश्वर जी। मीनेश्वर भगवान को नमन करते हुए अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, उपसभापति महोदय एवं मीनेश्वर प्रांगण में पधारे हुए सभी पंच पटेल तथा मेरे युवा साथियों, सभी को मेरा नमन। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे समाज में कुछ बदलाव होने जा रहा है। जो बिंदु समाज में समाज द्वारा बनाए गए हैं वो सभी लोगों को शायद पता होगा, क्योंकि घर घर सभी लोगों को, औरतों को भी पता है कि समाज में क्या प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इनकी पालना सभी समाज को करनी होगी। सबसे पहली बात तो ये है कि समाज में एक भाईचारा, युवा वर्ग इस ओर विशेष ध्यान दे कि समाज में एक भाईचारा बना रहे और समाज में एकजुटता होनी चाहिए। किसी भाई के समाज में कांटा लगता है तो उसके दर्द की पीड़ा हर समाज के व्यक्ति के दिल में होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों पर लेकर के हमारे गरीब किसानों को, मजदूरों को किसी विभाग द्वारा, किसी द्वारा परेशान किया जा रहा है, तो सभी लोगों को उसका साथ देना चाहिए, आपस में भाईचारे से रहना चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारी सोच बदलो गांव बदलो टीम कार्य कर रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं वो लोग। तो शिक्षा पे क्या, ज्यादातर नशा मुक्ति, दहेज, मृत्यु भोज, ये कुछ पॉइंट हैं, इन पर सारे लोग एकजुटता से कमेटी लागू करती है तो उसका पालन करेंगे। ऐसा नहीं हो कि उसका कोई विरोध करे, जबरदस्ती किसी पे थोपा नहीं जाएगा। और समाज से मेरा ये आग्रह है, मेरा जो सुझाव है कि गांव में किसी
गरीब व्यक्ति पे थोप करके कोई गलत काम नहीं करवाया जाए तो काम दूर हट जाएगा। बेचारा गरीब व्यक्ति सोचेगा यार मैं तो काम को वालों ने कह दिया मेरे से इसलिए मैंने ये कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा, संस्कृति और संस्कार, हमारे समाज में ये 3 महत्वपूर्ण विषयों पर जोर देना चाहिए। शिक्षा, संस्कृति और संस्कार, क्योंकि हमारी संस्कृति, रहन सहन, खान पान अलग ही पहचान रखता है। शिक्षा, वो एक कहावत है, कैसे कहते हैं कि जिस गांव में बरसात नहीं होती वहां की फसलें सूख जाती हैं, और जिस घर में शिक्षा, संस्कृति और संस्कार नहीं होता उसकी नस्लें खराब हो जाती हैं। तो आप लोग शिक्षा पर ध्यान देते हुए सारी कुरीतियों का समाज द्वारा जो बनाई गई हैं, उन नियम बनाए हैं, उनका पालन करेंगे। और मैं तो समाज से हाथ जोड़ करके यही कहूँगा, बार बार कहूँगा कि एकजुटता दिखाते हुए प्रेम भाव से रहें, आपस में वैमनस्यता और द्वेष भाव नहीं रखें। धन्यवाद। हेलो, आप सभी को नमस्कार। मैं सुरेश, उमरे का निवासी, आप सभी जानते होंगे, फिर भी आप सभी के चरणों में एक बार नमस्कार करता हूं और आप सभी का स्वागत करते हैं इस समाज सुधार की बैठक में। आपको सभी को समाज से लगाव है, आप जागरूक हैं, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हैं या क्या काम धंधा करते हैं या जीविका का क्या साधन है, ये बात कोई मायने नहीं रखती है। आप यहाँ पर आए हैं और समाज की भलाई चाहते हैं, सबसे बड़ी बात ये मायने रखती है। इसके लिए आप सभी सम्मान के पात्र हैं। पूरे समाज की ओर से जो व्यक्ति अपने घरों पर बैठे हैं उनके लिए आप यहाँ माथापच्ची कर रहे हैं। पंचायत आज आगे बढ़ चुकी है। हमारे बीच में अभी करौली जिले से प्रमुख समाज सुधारक यहाँ पधार चुके हैं और आप सब पहले से भी पंचायत करते रहे हैं, मीटिंग करते रहे हैं। समाज सुधार की लंबी प्रक्रिया है जो कि मनुष्य के जन्म से जब से सामाजिक संगठन बने हैं चलती आ रही है और चलती रहेगी हमारे आपके बाद भी। आप सभी से निवेदन है कि बारी बारी से अपनी बात रखें और बाहर के लोग आए हैं तो थोड़ा अपने घर की इज्जत का भी ख्याल रखें। मेरा निवेदन है कि कोई ऐसी बात ना हो कि हमसे गलती हो, कमेटी में कोई नाम छूट गया हो या कोई बात हो, लिख जाएगा, कोई कमी होगी वो पूरी हो जाएगी अगली मीटिंग में। तो थोड़ा सा निवेदन है मेरा हाथ जोड़ करके कि शांति से, संयम से अपनी बात रखें। और बात किस बात पर रखनी है? ये सुधार की मीटिंग है, ये पोस्टर लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि भाई जन्म होता है, जन्म के रीति रिवाज क्या होते हैं, जन्मदिन मनाना है कि नहीं मनाना है, छठी मनानी है कि नहीं मनानी है, शादी में क्या करना है, बाजे बजाने हैं कि नहीं बजाने हैं, डीजे बजाना है कि नहीं बजाना है, दहेज का क्या करना है, मर जाता है कोई व्यक्ति, मृत्यु भोज करना है कि नहीं करना है, कितना करना है, गंगा जी कितने आदमी जाएंगे, कितने नहीं जाएंगे, या पास की नदी में कहीं पास में आप जो अस्थियां विसर्जित कर देंगे। इन सब बातों पे अपने विचार रखो। मुख्य बात यह है कि जो रीतियां हैं वो आपको कुरीतियां लगती हैं क्या? अगर आपकी नज़र में कोई कुरीति लगती है और एक व्यक्ति को रीति लगती है तो इस पे विचार विमर्श रखें। और एक व्यक्ति के विचार अलग हो सकते हैं, दूसरे व्यक्ति के अलग हो सकते हैं, तो आप इसमें बुरा ना माने कि मैंने ये बात बोली और इन्होंने इसके अलग बात रख दी है। हर किसी का अलग अलग नजरिया होता है चीज़ों को देखने का, इस बात का भी आप सम्मान करेंगे, आपसे निवेदन है। और आप आएंगे और 2 से 5 मिनट का समय है, एक एक मुद्दे पे अपनी बात रखेंगे, इधर उधर की बात नहीं करें। निवेदन है आपसे कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो भी रीति रिवाज परंपराएं होती हैं, क्रिया प्रक्रियाएं होती हैं, जो बार बार होती हैं वही रीति रिवाज बन जाते हैं। कोई भी क्रिया कर्मकांड जो बार बार होता है परिवार में वो कर्मकांड बन जाता है, रीति रिवाज बन जाता है। इनको जारी रखना है या हटाना है, इस पे अपने सुझाव दीजिए आप बारी बारी से आकर के। और कोई जरूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे हों, अनपढ़ लोग देसी भाषा में बोलेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि गांव में उन्हीं की पकड़ है, अपने कुटुंब खानदान में उन्हीं की चलती है, चाल चलन वही चलाते हैं। पढ़े लिखे लोग नौकरियों पर चले जाएंगे, बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है। मेरा भी 15 साल का अनुभव है कि जो कम पढ़े के अनुभवी लोग हैं वही समाज का संचालन करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप आइए प्लीज। अभी ये सारी बात हो चुकी है, अब हमें पुनः लौट करके केवल उस बिंदु पर चर्चा करनी है, उसके निदान की बातचीत करनी है। केवल यहाँ आए और 2 से 3 मिनट का जो समय कमेटी ने तय किया है, आप उसके बारे में बताएं कि नशा जो हमारे समाज में फैला हुआ है
उसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। दारू जिसको शराब कहते हैं, ये हमारे प्रीतम सिंह जी कांसोटी खेड़ा, प्रीतम जी कांसोटी खेड़ा कहाँ है? प्रीतम जी आओ। हाँ, प्रीतम जी कमेटी द्वारा 2 से 3 मिनट का समय दिया है। केवल नशा मुक्ति का निदान किस तरह से हो उस पर बातचीत करेंगे। आप कुछ सुझाव दें अपने। कहाँ है वो? आदरणीय अध्यक्ष महोदय और बाहर से पधारे हुए हमारे अन्य समाज के ही अन्य जिलों से कोई अध्यक्ष हैं, कोई कुछ है जो यहाँ हमारे समाज के बीच पधारे हैं, हमारे मध्य जितने भी हमारे पीछे स्टेज पर बैठे हुए हैं, जितने भी मेंबर हैं, इसके अलावा सारा समाज मेरे सामने उपस्थित है। सारे ही मेंबर हैं, सबकी ही जिम्मेदारी है। तो सभी समाज को तहे दिल से मैं प्रणाम करता हूं और बहुत ही एहसास करता हूं, बड़ी खुशी की बात है कि ये मौका मिला है समाज को सुधारने का, समाज की एकता का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी बिंदुओं पर विचार करने का यहाँ पर जो आयोजन किया गया है, इसको एक इस तरह से ले कि किसी के कहने से ही नहीं, हमें स्वतः ही इस बारे में विचार करना चाहिए। तो जहाँ तक अलग अलग पॉइंट हैं बताया, कुरीतियाँ ही हमारे लिए नीतियाँ हैं। ये कुरीतियाँ आपको पता है क्या क्या हैं, स्वयं ही इस बारे में विचार करें। इसमें ये कहने समझाने की बात नहीं है। एक दहेज ऐसा दानव है, वास्तव में अभिशाप है। इसमें ऐसे लिखा गया है कि अभी खुला प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ दहेज का प्रदर्शन ही नहीं होना चाहिए, दहेज होना ही नहीं चाहिए। सबसे कुरीति बुराई की बात है। सर जी केवल नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, अब दहेज पे नहीं जाएं। अच्छा जी, चलिए, जैसे इंस्ट्रक्शंस हैं, जहाँ तक हमारे जो मध्य में जो हमारे आचरण को खराब कर रहा है, हमारे समाज को जो बिगाड़ रहा है, सबसे बड़ी बात शराब, जुआ है, नशाखोरी है, जो हमें बहुत ज़्यादा उपेक्षित कर रही है। अतः गांव-गांव में अभी कुछ कह रहे थे कैसे बंद किया जाए। हमारे हर गांव में अवैध रूप से शराब बिक रही है, तो ये हम गांव वालों की जिम्मेदारी है कैसे अवैध रूप से बिक रही शराब पर हम हस्तक्षेप करें, उसे बंद कराएं और अपने अपने संतानों को, अपने अपने बच्चों को, अपने अपने लोगों को ये ज्ञान दें कि भाई इससे हानि लाभ बताएं। तो ये शराब जो है, जुआ है, ये विनाशकारी है, हमारे समाज को गर्त की ओर ले जा रहा है। इसी तरह से स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य भी शराब से बिगड़ता है, तो स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना चाहिए। और जहाँ तक जब अभी एक बात आ रही थी दहेज पे नहीं बोलना पर फिर भी मैं कहूँगा कि अगर हम सब मिलकर के एक ऐसा सम्मिलित या सामूहिक विवाह पद्धति का चलन चलाएं तो दहेज प्रथा का वास्तव में ही प्रभाव पड़ेगा और कम हो सकता है। अधिक से अधिक हमें शिक्षा पर जोर देना चाहिए। शिक्षित ही लोग कुछ कर सकते हैं, सभी शिक्षित हैं, समझदारी और शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो अपने बच्चों को किसी प्रकार से भी, हर हालत से भी अच्छी शिक्षा दें जिससे वो आगे बढ़ें, तो उनके अंदर अपने आप ही समझदारी आएगी और समाज सुधार हो जाएगा। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं यही बात कहूँगा कि जो भी समाज ने आज ये बिंदु रखे हैं उन पर हमें तहे दिल से अमल करना चाहिए, किसी के प्रभाव से या किसी के समझाने से नहीं, अपना हित अपने आप समझना चाहिए। इसके बाद मैं थोड़ा सा, जैसे मैंने देखा है ये पांडाल है, ये है, सभी हमारे कोई न कोई तो खर्च कर ही रहा है, तो तुच्छ सा अल्प सा वेट मतलब एक दान 5100 रुपये में इस समाज को देता हूँ। 5100 रुपये का मैं अनुदान करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मीणा समाज अखिल भारतीय मीणा महासभा के धौलपुर जिले के। अगले जो वक्ता हैं उनमें आदरणीय विशंबर जी पदमपुरा, वो आए। ध्यान रखें, आग्रह है इस मंच का, कमेटी का, कि कोशिश करें कि 2 से 3 से 5 मिनट के बीच अपना वक्तव्य पूरा हो,
जिससे जितने भी वक्ता बाहर से आए हैं उनको भी मौका मिले और हम और आप सर्वसम्मति से अपनी बात रख सकें। अगले वक्ता आदरणीय विशंबर जी, पदमपुरा। परम सम्मानीय आज की इस मीटिंग में पधारे हुए दूर दराज से सभी सम्मानित प्रतिष्ठित पंच और पटेल व मेरे युवा साथी, आप सभी को मेरा राम राम। मैं तो केवल और केवल आप सभी की तरफ से समाज में बैठे हुए सभी जन समुदाय के पंच पटेलों की सहमति से केवल और केवल एक बात पर जोर देने की चेष्टा करूंगा, और वो है हमें सबसे गर्त में ले जाने वाली नशे की चीजें। बंधुओं, हम पंचायत करते हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन हमारे जीवन में हमने किसी भी बात पर सुनिश्चित रूप से अमल करने का प्रयास नहीं किया, और जब तक हम इस नशाबाजी को अपने समाज से दूर नहीं कर देंगे तो हमारे किसी भी हालात में सुधार होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा तो आप सभी की सिरचरणों में विशेष रूप से निवेदन है कि सबसे पहले आप नशे पर ज्यादा से ज्यादा अंकुश कसने की कृपा करें। समय कम है, बस मैं तो इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी संक्षिप्त में और बेहतर सुझाव आपने दिए हैं। अब अगले वक्ता के रूप में मैं आदरणीय सियाराम जी डीओ साहब, उनका जो टॉपिक है वो ये है कि इन बिंदुओं की पालना कैसे हो, तो वो आए और अपना सुझाव समाज के सामने रखें। आदरणीय सियाराम जी डीओ साहब, और समय का ध्यान रखें और बिल्कुल इस समाज में इन नियमों का कैसे पालन हो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान रखें, उनकी किस तरह से पालना हो सके सुझाव दें। आदरणीय सियाराम जी डीओ साहब, खरोली। बोलिए मीन भगवान की। आनंद नहीं आया भैया भगवान के चरणों में? बोलिए मीन भगवान की। आज की सभा के अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, सेक्रेटरी साहब सुरेश जी, अध्यक्ष जी हमारे मीणा समाज के, इस पांडाल में विराजमान मीनीश भगवान के चरणों में समाज के बुजुर्ग, युवा, एकमात्र हमारे मातृशक्ति सीमा बहन जी, आप सबके लिए यहाँ पधारने पर बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे टॉपिक दिया है कि जो हमारे 10 बिंदु हैं इनकी पालना समाज में कैसे हो। अभी महावीर जी में मीटिंग हुई थी, मैं उसमें जनरल सेक्रेटरी पूरे राष्ट्रीय स्तर की थी, वहां भी ये विषय आया था। तो मेरा तो ये मानना है, समाज यदि मन में ये ठान ले कि ये काम हमको करना है तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। अब बात आती है कि इन 10 बिंदुओं की पालना पूरे धौलपुर जिले में मीणा समाज में किस तरीका से हो, इसके लिए मुझे दिशा निर्देश देने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो जहां तक मेरी तुच्छ बुद्धि से मैं आपके हृदय मंदिर तक मेरी बात को पहुंचाऊं, वो बात यह है कि जब तक ग्राम पंचायत स्तर पर और प्रत्येक गांव स्तर पर हम हमारी समाज की कमेटी का गठन नहीं कर लेंगे, तब तक इन बिंदुओं की पालना ठीक तरीका से नहीं हो पाएगी। जैसे उदाहरण के लिए हमारे गांव में अभी आदरणीय अध्यक्ष जी, महामंत्री जी गए, इन्होंने हमारे गांव में कमेटी बनाई, हमने गांव की मीटिंग की और अब करेंगे इसके बाद में। हमारे गांव के भी आए हुए हैं। मैं आप लोगों से यह कहना चाहूँगा कि अपनी पंचायत स्तर पर और गांव स्तर पर 11 आदमी की कमेटी बनाएं,
उस कमेटी के अंदर ये जिम्मेदारी दें कि आपको ये 11 बिंदु हैं, ये 11 बिंदु आपके पास पहुंच गए होंगे, नहीं तो पंपलेट है, प्रत्येक समाज के व्यक्ति के पास ये पहुंच जाएंगे। ग्राम स्तर पर कमेटी गठन करें। 3-4 चीजों की मोटी मोटी बातें चल रही हैं। गांव में हमारे में अभी मीटिंग हुई, ठीक है, अभी चल धीरे धीरे उसकी पालना हो जाएगी। सबसे बड़ी हमारे सामने 2 चुनौती है मीणा समाज के अंदर। एक तो नशा नहीं छूट रहा, दूसरा दहेज नहीं छूट रहा, ये डीजे है, कीर्तन है, पदे सुड्डा है, ये सब छूट जाएंगे। तो मेरा आपके हृदय मंदिर में प्रार्थना है कि आप ग्राम स्तर पर कमेटी बनाएं। यहाँ से जाने के बाद उस कमेटी को जिम्मेदारी दें। जिम्मेदारी देने के बाद आप उसकी पालना रिपोर्ट हमारे अध्यक्ष जी, हमारे महामंत्री जी, हमारे जिला स्तर की कमेटी को दें, तो ये काम निश्चित रूप से संभव होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बोलिए मीन भगवान की। आदरणीय डीओ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बेहतर सुझाव दिया कि नियमों की पालना के लिए हम सबको, और सबसे बेहतर मौका है कि अभी एक पवित्र त्योहार होली आ रहा है, हम और आप सब गांव में धुलंडी के दिन बैठते हैं, पूरा समाज बैठता है, बड़े बुजुर्ग होली खेलते हैं, तो क्यों ना उस दिन का फायदा प्रत्येक गांव में एक ग्राम इकाई का गठन करने में किया जाए, जो समाज में सुधार के लिए बहुत बेहतर सिद्ध होगी। उस गांव की समस्याओं को समाधान करने में वो ग्राम इकाई, वो कार्यकारिणी गांव की सफल होगी। तो उम्मीद करते हैं कि जो सुझाव दिए हैं वो ग्राम इकाई के रूप में आप जरूर गठन करेंगे। अगले जो वक्ता हैं आदरणीय बासीलाल जी बीजोली वाले, वो आए मंच पर और अपना सुझाव दें समाज को कि किस तरह से नियमों की पालना हो, और समय का सभी ध्यान रखेंगे। और जो पंच पटेल बाहर से पधारे हैं उनका सभी का इस मंच पर स्वागत है, वो आए। धन्यवाद। सम्मानीय सभापति महोदय एवं उपस्थित समस्त समाज बंधु, आपके चरणों में नमन करता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जहां जहां भी समाज की करीब 1 महीने से और वो करेरी कांड से स्टार्ट हो करके मीटिंगें थम नहीं रही, और दुनिया भर का पैसा इसमें पानी की तरह बहाया जा रहा है। मैं ये हमारे यहाँ समाज की मीटिंगें पहले भी होती रही हैं, और उसमें ना कोई टेंट होता था ना कुछ होता था, और काफी हद तक हमने पाबंदियां लगाई थी। ये हमारे पूर्वज वो पढ़े लिखे भी नहीं थे, और ये समाज को जितना बिगाड़ा है हम पढ़े लिखों ने बिगाड़ा है। हमने ही ये नुक्ता चालू किए थे, क्योंकि हमारे पास पैसा हो गया तो हम नौकरी कर रहे थे, और हम अपना नाम करना चाहते थे, क्योंकि पहले हमारे बाप को कोई नहीं जानता था। हम ये जनाना चाहते थे कि हमारा बाप फलाने के बेटों ने क्या है, इतना बड़ा सोमन का नुक्ता किया है। ये कुरीतियां ऐसे बढ़ी और हम लोगों ने बढ़ाई। अंकुश भी हम ही लोग लगाएंगे, लेकिन उसका तरीका होना चाहिए। 5 आदमी जाके कहीं भी जयकारा बोल देंगे, उससे कोई भी मसला हल नहीं होने वाला। इसलिए इसमें है पाखंड। पाखंड के ऊपर लोग बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, लेकिन पाखंड ही तुम्हें यहां तक आरक्षण दिलवाने वाला है। आप लोकगीतों को बंद करने की कह रहे हो, नहीं हो सकते, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकते। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जो हमारी पुरानी परंपराएं, ब्याह मत पढ़वा पंडित से, ठीक है, पंडित से नहीं तो अपने लड़के संस्कृत पढ़े हुए उनसे पढ़वा, लेकिन ब्याह तो पढ़वाना पड़ेगा भाई। या फिर तो कोर्ट में फिर आप क्या कह रहे हो कि ये शादी ऐसे करनी चाहिए दूसरी जातियों से, फिर तो करेंगे बच्चे। आप लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसी भी कुप्रथा जो नजर आती है, जैसे नशा मुक्ति है होनी चाहिए। गांव गांव में ठेके बंद करा दो, नशा आधा रह जाएगा। ये मेरा सुझाव है पंचों, कोई मेरा निर्णय नहीं है। और दूसरा है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा के लिए कैदिया के साथ गुप्त रखो, ये और भी ज्यादा घिनौना होगा। पंचों, ये मैं कहना चाह रहा हूं, इस मंच के माध्यम से आपको अवगत कराना चाह रहा हूं। कल आपके सामने 50 केस आ जाएंगे कि भाई मेरे को तो इसने 5 लाख दिए, बिगाड़ हो जाएगा जब, और वो कहेगा मैंने तो 25 लाख दिए। इसलिए दहेज को ओपन रखा जाए पंचों, मेरी विनती है आप लोगों से, ठीक है। और धर्म के बारे में कोई कहता है मूर्ति पूजा पाखंड है, पत्थर पूज रहे, हमारे पूर्वज पूजते आए। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं,
कि आप लोग सनातनी हो, कट्टर सनातनी हो, क्योंकि आप आदिवासी हो और ये सनातन की स्थापना करने वाला भी कोई आदिवासी ही था। और आप लोग कहते हो कि पाखंड है। मैं कोई किसी उसका एजेंट नहीं हूं। कोई कहता है मैं देख रहा हूं, मेरी समाज के उस पर देख रहा हूं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई कहता है वो आरएसएस से जुड़ गया, कोई कहता है मैं हालांकि नहीं चलाता, मैं जानबूझ कर नहीं चलाता, मैं इनसे ज्यादा जानता हूं। और उल्टा सीधा लिख रहे हैं एक दूसरे को, क्या है इतना आहत कर रहे हैं, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बेटा तू क्या कर लेगा, तू क्या कर लेगा। ये अच्छी बात है क्या? समाज को नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है। पंच तीये तेरे भी हमारे यहाँ बहुत पहले से, आज से 40 साल हो गए, हमारे पूर्वजों ने बिल्कुल बंद कर दिया था। और पंचो ये हमें व्यक्तिगत करना पड़ेगा। आज मैं कह रहा हूं मेरे भाई को आज 20-22 दिन हुए और आप लोगों में से बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन मैंने कार्ड नहीं छपवाए। और मेरे बाबा गुजरे, मेरी माँ गुजरी, मेरे पिताजी गुजरे, मैंने किसी के में नुक्ती दाना नहीं होने दिया। मैं बचपन से इसके विरोध में हूं। और मैं 1995 से पहले खा लिया होगा तो खा लिया होगा, उसके बाद में मैंने कहीं भी किसी ने में बैठा हुआ देखा हो, मैं अपना सिर कटा सकता हूं। तो मैंने देखा है जो लोग यहाँ कहते हैं कि होना चाहिए, बंद होना चाहिए, उन लोगों को ही मैंने उसमें खाते हुए देखा। तो ये अंकुश लगाना हमारा खुद का दायित्व बनता है। हम अपने घर को सुधार लेंगे, पूरा समाज सुधर जाएगा। हम अपने बच्चों को नहीं सुधार पा रहे हैं, समाज सुधारने चले। शादी कार्ड छपेंगे छपेंगे छपेंगे, और मैं तो छपवाऊंगा। शादी कार्ड मैं खुद नहीं मानता कोई मेरे घर पे कार्ड देने नहीं आएगा, और कोई मार्केट में किसी को कार्ड पकड़ा जाएगा, मैं उसको नौता नहीं मानता। कह रहे शादी कार्ड मत छपवाओ, कौन सा तरीका है? अरे 13वीं के कार्ड मत छपवाओ, उसको तो तुम बंद नहीं कर रहे हो, और शादी के कार्ड बंद कर रहे हो। एक्सीडेंटों को कोई नहीं रोक सकता। आपकी तो क्या ताकत है, व्हीकल इतना बढ़ गया है, एक्सीडेंट होते आए होते रहेंगे। हम तो क्या दुनिया के हो रहे हैं, किस समाज के नहीं हो रहे हैं। और वो लोग ज्यादा मर रहे हैं जो दूसरी समाजों के। अभी कुंभ स्नान, कोई कहता है महाकालेश्वर को पूजते हैं। जी समय का ध्यान, भाई साहब समाज का ध्यान 1 मिनट और ले रहा हूँ बस। ये कह रहे हैं कि महाकालेश्वर बाबा को पूजते हैं। महाकालेश्वर बाबा हमारा इष्ट देव है और उससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वही लोग पूजते हैं। और ये जितने भी भागवतों करते हैं, पैसे वाले करते हैं, कोई गरीब नहीं करता। इसलिए इन पर रोक नहीं लगाई जाए। पंचो, धार्मिक प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगाई जाए, हमारी आस्था का सवाल है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वासी जी बिजोली। ये इनके व्यक्तिगत सुझाव थे, और इन महापंचायतों में इस तरह के सुझाव व्यक्ति आता है, अपने सुझाव देता है। समाज को उनको मानना ना मानना वो समाज के ऊपर निर्भर है। व्यक्तिगत सुझावों के लिए ये मंच प्रदान करता है, उनके दिल में क्या है, वो क्या सोचते हैं, वो सुझाव यहाँ रखें। आदरणीय ब्रजलाल जी मीणा, कस्टम अधिकारी, ग्राम खिदरपुर, तहसील गंगापुर सिटी, अगले वक्ता के रूप में आपका स्वागत है। और इस मंच से बोला गया शब्द उस व्यक्ति का व्यक्तिगत सुझाव है, वो इस पूरे मंच का, इस समाज की महापंचायत का फाइनल सुझाव नहीं है। तो जो भी कोई आवेश में आकर हमारे सुझाव देने वाले वक्ता, आने वाले और भी वक्ताएं हैं, वो उनके व्यक्तिगत सुझाव हैं। समाज सबको सुने, सर्वसम्मति से आज बेहतर निर्णय लिए, उम्मीद करते हैं। आदरणीय ब्रजलाल जी, कस्टम अधिकारी, खिदरपुर, गंगापुर सिटी। आदरणीय सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, महासभा के सचिव महोदय एवं सभी पधारे हुए पंच पटेलगण, सबके चरणों में नमन। हमारे समाज में कुरीतियां बहुत दिनों से चली आ रही है, उसके निवारण के लिए पहले भी बहुत प्रयास हुए थे, परंतु वो प्रयास कोरोना के टाइम में खत्म हो गए। अब दोबारा रौसी और करेरी वाले मामले के बाद में समाज फिर जागृत हुआ है, और हमने पूरे अपने समाज की जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। सवाई माधोपुर, करौली जिले में सब जगह पंचायत होकर के सारी कुरीतियां, जितने भी पॉइंट है 11, उन पर निर्णय ले लिया है कि कोई भी इनका उल्लंघन नहीं करेगा। हमने गांव-गांव में समिति बनाई है, आप भी हर गांव में समिति बनाए। थोक भाई पटेलों को तो ले ही, पुराने वालों को, उसके अलावा थोक वाइज भी उनमें सदस्य होने चाहिए। इसको लागू किया जा सके
और किसी भी है न प्रतिबंध का उल्लंघन न हो। प्रतिबंध उल्लंघन पर महासभा ने तो मीणा महासभा ने 1 लाख रुपए जुर्माना रखा है, परंतु मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि ये बहुत ज़्यादा है, इसको 11,000 करना चाहिए। अगर कोई उल्लंघन करता है तो 11,000 रुपये जुर्माना नहीं लगना चाहिए पहली बार में, दोबारा में 1 लाख जुर्माना लगना चाहिए। अब मैं आपको 2 बिंदुओं पर ही बताऊंगा। डीजे जीजे से एक तो नवयुवक जने ने पी पा करके आपस में झगड़ा करते हैं और उसके कारण वहाँ अव्यवस्था फैल जाती है, इसलिए डीजे बंद कर दिया गया है। केवल घर पर 2 स्पीकर लगा करके नाच गाना अपना मनोरंजन शादी में कर सकते हैं, ये अलाउ किया गया है। दूसरा है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा में मतलब दहेज देंगे ही नहीं, ये प्रतिबंध है, परंतु कोई देगा तो दिखावा नहीं करेगा उस दहेज का, ये इसमें अलाउ होगा। तीसरा है गोद भराई। गोद भराई मतलब हमारी कभी प्रथा थी नहीं, ये दूसरों से उधार ली गई प्रथा है। गोद भराई में बारात की बारात 50-50, 60-60 आदमी जाते थे और उसको 2 बार बारात झेलनी पड़ती थी और बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। गोद भराई इसलिए बंद की जानी चाहिए और इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। हमें जो फिजूल खर्ची बचा करके पैसा शिक्षा पे खर्च करना चाहिए। शिक्षित होगे तो अपने आप ही समाज आगे बढ़ेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी। अगर नौकरी भी नहीं मिलेगी तो वो अच्छा धंधा कर सकता है। इसलिए नवयुवकों को नौकरी के पीछे ही नहीं भागना चाहिए, उनको प्राइवेट धंधे अपने स्वयं के करने चाहिए। नौकर क्यों बने, मालिक बन करके रहें, ये मेरा सुझाव है। और बाकी धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आप धौलपुर की इस पावन धरा पर इतनी दूर से चल के आए इस मंच की ओर से और धौलपुर जिले के समस्त पंच पटेलों की ओर से आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, वंदन, अभिनंदन। अभी मैं आदरणीय डीके मीणा जी हैं, सिंगोरई से हैं, वो मंच पर आए और अपना पूरा नाम जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है, आप मंच पर आए और अपना निर्धारित समय में सभी वक्ताओं से आग्रह रहेगा कि काफी हमारे जिले के बाहर से अन्य जिलों से भी आए हैं, सभी अपना सुझाव इस समाज के बीच में दे पाएं और एक बेहतर निष्कर्ष तक पहुंचें। इसीलिए समय की जो एक पाबंदियां हैं उनको जरूर ध्यान में रखेंगे। आप माननीय इस मीन भगवान के मंदिर पर ये समुद्र मंथन हो रहा है, ये हमारे मीणा समाज का। इसमें जो भाई जो ग्रहण करना चाहते हैं उसको ग्रहण करिए, तर्क वितर्क ना करें किसी के बातों पर, और जो आपको अच्छा लगे उसको ले जाइए, उसको फॉलो करिए, अन्यथा दूसरे से बहस ना करें किसी बात पर। अब इन भाइयों ने मेरे को बोला है कि नशा मुक्ति पर आपको 2 बात बोलनी है, तो मैं इसके लिए 2 बात आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि मैं ये समाज से ये कहना चाह रहा हूँ कि नशा ये नहीं होता है कि गलती नशा तो हर चीज़ का होता है, इंसान को नशा होता है, लेकिन ये इंसान को डिसाइड करना चाहिए कि मेरे को नशा कौन सा करना चाहिए। एक तो नशा होता है ऊंचाइयों को ले जाने का, समाज को आगे ले जाने का, अच्छाइयों का नशा होता है। एक ऊपर से दीवार को गिराने का नशा, ऐसे दारू है, ये नशा उससे अच्छी बनी हुई जिंदगी नीचे को चली जाती है इंसान की। इस तरीक़ा से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि नशा करना है तो अच्छा करो, अपना माँ बाप का नाम ऊंचा रहे और समाज का भी कोई कहीं भी समाज में आप पहुँचे तो आपके नाम को याद करे कि हाँ कोई बंदा आया था और उसने मतलब जो भी अच्छा काम करे उसमें किसी भी भलाई के काम पे चले तो वही नशा करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और जो अच्छा लगे, बस मैं अपनी वाणी को कम समय के लिए बस इतना ही बोलना चाह रहा हूँ, और आगे कभी टाइम मिलेगा तो बताएंगे कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डीके भाई सिंगोरई। अगले वक्ता के रूप में आदरणीय भैरव सिंह जी मीणा, ग्राम सिनीपुर, वो मंच पर आए और अपना इस समाज सुधार की महापंचायत में अपने सुझाव दें। और हमारे जो वॉलेंटियर आप देख पा रहे होंगे कल से ही इन व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, वे पूरा अपना काम कर रहे हैं। आदरणीय भैरव सिंह जी सोनीपुर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, बाहर से आए सभी पंच पटेलों
और सभी दर्शक श्रोता को मेरा बहुत बहुत नमन प्रणाम। बिंदु सभी अच्छे हैं, इन पे पूरी तरह ध्यान दिया जाए तो शायद समाज में सुधार आ सकता है। लेकिन सबसे जो बड़ी समस्या है वो फिजूल खर्चे। अब फिजूल खर्चे किस पे सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, वो है अंधविश्वास। तो मैं इसी पर ज़्यादा चर्चा थोड़ा बोलना चाहूँगा। तो एक आप शायद कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो एक दुआ सुना होगा, सुनते हैं और खुद ही बोलते हैं, सदा भवानी दायनी सन्मुख रेत गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये सब जो इस पर चल रही है हमारी जो व्यवस्था, ये सबसे बड़ा फिजूल खर्चा है। इसके आधार पर, इसकी तर्ज पर मैंने प्रयास किया है कि ऐसे कुछ जो 5 देवता हैं वो साक्षात हैं, जो पहले आप दुआ बोलते हैं वो किसी ने देखे ही नहीं है, और लेकिन उन्हीं पर आप लुट रहे हैं। और क्यों लुट रहे हैं साहब? क्योंकि ये व्यवस्था दूसरों की थोपी हुई है हमारे समाज पर। आप मेरे को बता सकते हैं हमारी समाज में से कोई व्यवस्था ऐसी है जो हमारे समाज उसको मान रहा है और हमारे समाज के लोगों ने हमको बताई है? ये दूसरे समाज की बताई हुई थोपी हुई व्यवस्था है। तो मैं भी अपने विचारों को थोपना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इसी तर्ज पर एक दो आए, थोड़ा गहराई में ध्यान से सुनना। 7 भवानी अर्धांगिनी, ये अंधविश्वास पर आधारित है। 7 भवानी अर्धांगिनी, स्वयं विवेक सुखदेव, और 5 देव निज घर में रहे, माता पिता गुरु देव। ये 5 देवता जो मैंने बताया आपको शायद समझ में आ जाए, ये आपके घर में ही हैं और साक्षात हैं। इनको आपको कहीं पूजने की यानी ढोक देने की जाने की व्यवस्था नहीं है। तो ये देखना है आपको कि हमारे 5 देवता अपने घर में ही हैं, तो हम क्यों भटक रहे हैं इधर उधर, फालतू पैसा खर्च कर रहे हैं, लोग आपको लूट रहे हैं, आई समझ। और दूसरा है नशा। नशा तो आप सब जानते हैं, वैसे होगा दारू नशा। नशा एक शब्द है, उसी 2 अक्षर है नशा। नशा किस बात का है पता है आपको? वो है शान का, शान, और शान का उल्टा कर दो नशा, और उसी से क्या होता है? नाश होता है। तो शान पे एक दुनिया शान पे मरी है, तो शान को छोड़ दे और अपनी शान को बनाए। इसी तर्ज पे जो शमशान होती है नहीं, वहां सबकी शान समान हो जाती है, वहां नहीं रहती किसी की, इसीलिए उसका नाम शमशान रखा गया है। अब क्योंकि थोपी बात है, आपका घर में कोई बच्चा पढ़ जाए और कोई नई बात करे, अरे तू पढ़ गया, क्या बक रहा है तू? पंडित तो ऐसे बताते हैं, उनकी तो आपने मान ली, और आप अपने बच्चे की या अपने समाज में पढ़े लिखे विद्वान कोई बात ही नहीं मान रहे। तो उनका तो धंधा था उस समय, जो थोप दिया आपके ऊपर उसको मान रहे हैं आप साहब। और दूसरा है स्वास्थ्य, पहला सुख निरोगी काया। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कार ये होने चाहिए। तो ये कब आएगी? जब नशा को छोड़ देंगे, धूम्रपान को छोड़ देंगे। आप कहेंगे सब बीड़ी को नशा ही नहीं मानते हैं। मैं एक ऐसा बेकार आदमी हूं, अपने घर पे बीड़ी नहीं पीने देता हूं समय, जाके कभी परीक्षा ले लेना मेरी, मना कर देता हूं। कोई आ जाए, चाहे प्रेमी आ जाए, बड़ा आ जाए, कोई बड़े से बड़ा, मना कर देता हूं हाथ जोड़ के। दूसरा दहेज की बात साहब, मैं अपने विचार रख रहा हूं, ये तो आपकी मर्जी है साहब।